हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इसके प्रीवियस दो वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, और दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहे तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का कितने रास्ते हमारे पास है, कितना मेथड है। तो दो मेथड होता है ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट दो मेथड होता है। पहला जो है बाई कूलम्स लॉ से हम कर सकते हैं, बाई द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, यानी बाई कूलम्स लॉ, जो कि बहुत आसान है, लिख देते हैं, बहुत आसान है। ठीक, दूसरा जो मेथड है वो बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ। ये भी आसान है लेकिन आगे पढ़ेंगे तो इसलिए अभी कुछ नहीं लिखते हैं इसमें। ठीक, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका दो मेथड है, एक बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ और दूसरा जो है बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होता है, फोर्स निकालने के लिए तो आपको आता ही होगा। जैसे इसमें जो जरूरत का चीज है ना उसको बता देते हैं, फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। मान लेते हैं कि एक सोर्स चार्ज है Q जो कि फिक्स किया हुआ है, ठीक, हिलेगा डुलेगा नहीं है, ये चारों ओर अपना फील्ड तैयार कर दिया। अब आप बता रहे हो कि हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे। P पॉइंट पे क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को उठा करके यहाँ लाते हो, है ना। तो मान लो कि एक टेस्ट चार्ज को उठा करके हम यहाँ प्लस Q नोट लेकर के आ गए हैं और आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, है ना, कहाँ पे, P पॉइंट पे। तो पहला चीज कि इसका यानी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कैसे निकलेगा, कूलम्स लॉ से निकल जाएगा ना। अरे फोर्स निकालने के लिए तो आप पूरा PhD कर लिए हो, है ना, कूलम्स लॉ से इतना रिवीजन हुआ है। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज आप निकाल लीजिएगा कूलम्स लॉ से, और यही टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो निकल जाएगा आपको इस पॉइंट पे क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन की बात करें तो जिस डायरेक्शन, अगर आप, फिर से बता रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर किए हैं तो जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन उसी तरफ किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब डिफरेंट सोर्स ऑफ चार्ज के वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है क्या चीज जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज, है ना, ये करना है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट सोर्स चार्ज Q है जो कि फिक्स कर दिया गया है और आपसे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P रखा गया है और इस P पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को उठा करके हम यहाँ पे लेके आए हैं, प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा करके यहाँ पे लाए, तो बताइए कूलम्स लॉ से कि ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे Q नोट पे, यानी टेस्ट चार्ज पे कितना होगा, तो C डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P पॉइंट पे निकालना है
यानी मैग्नीट्यूड में ही अभी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पे निकालना है तो क्या होता है, ऊपर क्या लिखते थे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो देख लो आप, फोर्स कितना लिख दिए, C डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना फोर्स है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज तो यही लग रहा है, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज कर दो, ये दोनों निपट जाएगा। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया, C डैश कैपिटल Q आर स्क्वायर, है ना। कोई कहेंगे कि सर C डैश का वैल्यू, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो फ्री स्पेस में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फ्री स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P C डैश की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और कैपिटल Q आर स्क्वायर लिख सकते हो। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे मेरा ये सवाल है, यहाँ पे कुछ बातें हम कंसीडर करने के लिए आपको कह रहे हैं। पहला चीज है ना, पहला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, क्या वो इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से। देख लो, टेस्ट चार्ज कहीं पे है, नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज। क्या आप कुछ फीलिंग आ रहा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज का काम ही था बस बताना, कुछ अपना इफेक्ट क्रिएट नहीं करना। तो जब अपना इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा फॉर्मूला में, है ना। और सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेस्ट चार्ज। दूसरा चीज, दूसरा क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो Q चार्ज जो आप एक बार सिस्टम में कंसीडर कर लिए वो कांस्टेंट हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका रिश्ता इसके साथ यानी कि डिस्टेंस के साथ कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना जी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आप नहीं देख रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट वेयर वी कैन या वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, यानी कि यहाँ से ये बात तो पता चल रहा है कि अगर दूरी बढ़ेगा, कहाँ से दूरी बढ़ेगा, सोर्स चार्ज से अगर पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें पहला बात कि अगर हम सोर्स चार्ज के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, सोर्स चार्ज के जस्ट बगल में, है ना, यानी कि हम R को 0 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट करो, अब R बराबर अगर आप 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। समझो, हम ग्राफ की ओर मूव करना चाह रहे हैं, अगर आप R का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दोगे, एकदम जस्ट सोर्स चार्ज के जस्ट बगल में कैलकुलेट करना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक ऐसा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जो कि सोर्स चार्ज के जस्ट बगल में, मतलब R जो है एकदम 0 है ना, 0 बिल्कुल नहीं लेकिन 0 के करीब है, तो 0 मान लेते हैं। तो 0 मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा ना जी। आप 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। दूसरा चीज आप ये सोचिए कि बहुत दूर चल गए, बहुत दूर, यानी R जो है इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब R का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। किसका वैल्यू 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ग्राफ नहीं बन सकता है, किसके किसके वर्सेस, R वर्सेस मैग्नीट्यूड ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड पे चर्चा हो रहा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, पहला देखो R 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा, और फिर धीरे 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 क्या हो रहा है, R का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, क्या चीज, R का वैल्यू, ओहो गड़बड़ा गया फिर से, ध्यान दीजिए, यानी कि इधर x एक्सिस के तरफ हम डिस्टेंस ले लिए, y एक्सिस के तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, तो R का वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर से आ रहा है,
अब r का वैल्यू इन्फिनिटी तो e का वैल्यू 0, तो e का वैल्यू तो 0, यानी कि ग्राफ आपका जो है रेक्टेंगुलर पैराबोला हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर पैराबोला हो जाएगा। ठीक। अच्छा एक चीज और, ये सारा कैलकुलेशन में अभी आप क्या कर रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। कोई कहेंगे कि सर अब डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? तो डायरेक्शन यहाँ पे ही बता देते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। डायरेक्शन की बात कर रहा है तो आप डायरेक्शन देखो ना क्या है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है ना। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर क्यों ले लिए? क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज जो कंसीडर किया है वो पॉजिटिव है। अगर आप देखो सारा मामला टेस्ट चार्ज पे है, यही टेस्ट करके बताएगा तो फोकस तो हमारा माइंड यहीं पे करेगा ना। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताओ रेडियली आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? तो हम कहेंगे रेडियली आउटवर्ड है। दूर जा रहा है ये सोर्स चार्ज से, सोर्स चार्ज से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। बात समझ गए? अब दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि सर बार बार आप सोर्स चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हो, एक बार नेगेटिव भी लेकर के तो बताइए। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेगेटिव सोर्स चार्ज का। ठीक, ध्यान देना, कुछ है नहीं ज्यादा, सब सेम रहेगा। बस आपको कंसेप्ट के, आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अब नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लिया गया, नेगेटिव सोर्स चार्ज। ठीक, ये भी वैल्यू इसको भी फिक्स कर दिए और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या फॉर्मूला अलग होगा क्या? नहीं, वही होगा। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले आप उठिए और प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को लेकर के आइए, यानी कि प्लस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे ला दिया। अरे फोर्स कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे तो टेस्ट चार्ज को तो लाओगे ना, आप थोड़ी ना वहां बैठ करके पता करोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। चार्ज को ही लाना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज को लेकर के आए तो इस पे फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना, फिर डिवाइड कर देना है। तो यानी देखो कितना होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट डायरेक्ट करते हैं। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा? फिर से फॉर्मूला लगाओ, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? मैग्नीट्यूड में। तो यानी कि मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं, तो दोनों के नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। तो फोर्स कितना होगा बताओ? C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिए? तो फिर बता रहे हैं कि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर, हम फोर्स का क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो फिर क्यों हम डायरेक्ट नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लगाएं? चलिए आइए, उसके बाद टेस्ट चार्ज क्यू नोट है ना। अब क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? C डैश Q बाई R स्क्वायर। क्या जितना पहले आया था उतना ही आया? बिल्कुल हाँ। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी डाटा वही मिल रहा है कि E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। समझिए बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज से क्या है? इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे भी देखें तो ये और ये वाला पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पॉइंट। यहाँ भी देखो तो इसका भी तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना। अगर आप इधर R रख लो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रख लोगे तो इसका भी ग्राफ इसी तरह से बनेगा। हाँ, अब फर्क जो पड़ने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। फर्क जो पड़ने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि पुरानी बात को हमेशा याद रखना। चलिए अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? तो आप कहोगे सर ये माइनस है ये प्लस है तो ये पक्का अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो चूंकि हम चार्ज, ध्यान दीजिए, चूंकि टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, इट मीन्स जिस साइड में फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कब? जब आप कंसीडर करते हो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव।
कितने लोग यहाँ ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे ये वाला तो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, अरे इसको रहने दो ना, ये आपको क्या पूरा का पूरा काम तो टेस्ट चार्ज करके बता रहा है ना। तो टेस्ट चार्ज जब हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लिए तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये माइनस रहे प्लस रहे कोई लेना देना नहीं है। तो बात समझ में आ गई आपको, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से दोबारा आप देख सकते हो। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, तो रेडियली इनवर्ड है, अंदर की ओर है ना। वो सोर्स चार्ज की ओर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स सोर्स चार्ज इफ आवर सोर्स चार्ज इज। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करें, ये सारा काम जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में हो रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में। तो आप कहोगे सर वेक्टर फॉर्म में क्या इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। थोड़ा सा भी हिंट देंगे, उसके बाद एक स्पेशल वीडियो हम वेक्टर फॉर्म पे लेकर के आएंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 मिनट का बात और है। 2 मिनट हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे देखो, ये आपका सोर्स चार्ज है, यहाँ से एक पॉइंट r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, C डैश कैपिटल Q बाई R स्क्वायर, क्या इतना ही आया था, बिल्कुल हाँ। अब चूंकि डायरेक्शन की बात चल रहा है ना, तो डायरेक्शन की बात चल रहा है तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये स्केलर है, इसका मतलब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो r के द्वारा ही होगा। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, ये स्केलर फॉर्मेट से वेक्टर फॉर्म में बदलना होता है तो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किसका यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर के सीक्वेंस में है उसी का यूनिट वेक्टर। तो ये r जो है इस P पॉइंट के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप बोल रहे हैं r, दैट इज वो पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा। तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पक्का अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। क्या आपको ये भी पता होगा कि किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देना पड़ता है। तो अगर इतना के जगह पे ये रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू C डैश Q बाई R स्क्वायर, और R वेक्टर बाई R लिखोगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, समझ में आया। तो चलो, ये तो 1 डायमेंशनल के लिए था। हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल को लेकर के ग्राफ के वे में, है ना, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वे में बता देंगे। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि ये वेक्टर के फॉर्म में है, ये भी वेक्टर के फॉर्म में है, तो पक्का जो है Q अब रखेंगे विथ साइन। जब भी वेक्टर का ऑपरेशन होगा तो Q को कैसे रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक, पढ़ते रहिए।